देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। बात हाथरस की कर लेते हैं। हाथरस में दलित लड़की से दरिंदगी के बाद पूरे देश में आक्रोश है। न्याय की मांग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए गए तो राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार के मुताबिक पुलिस के पास दंगे की साजिश के इनपुट थे। अंत्येष्टि के लिए सुबह तक इंतजार करने से हालात बिगड़ सकते थे। हलफनामे में सोशल मीडिया के जरिए जाति हिंसा के लिए उकसाने की तैयारी का हवाला दिया गया। यूपी पुलिस दंगे के लिए भड़काने के मामले में अब तक राज्य के 7 जिलों में 21 FIR दर्ज कर चुकी है। साजिश में PFI का भी नाम सामने आया। 4 PFI के लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक तरफ हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ दंगा भड़काने की तैयारी। और इस साजिश के पीछे PFI के रोल के दावे ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली से हाथरस जा रहे इन 4 लोगों को मथुरा पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। पुलिस को खबर मिली थी कि एक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार कुछ संदिग्ध व्यक्ति हाथरस की तरफ जा रहे हैं। टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से है। पुलिस का दावा है कि इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और शांति व्यवस्था खराब करने के संदिग्ध कागजात बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों में सिद्दीकी कप्पन केरल के मल्लपुरम का निवासी है। हाथरस कांड, जबकि अतीकुर रहमान यूपी के मुजफ्फरनगर, मसूद अहमद यूपी के बहराइच और आलम रामपुर जिले का निवासी है। पुलिस के मुताबिक ये 4 लोग हाथरस कांड की आड़ में जातीय दंगा भड़काने की साजिश में शामिल थे। हिंसा की प्लानिंग के लिए बनाई गई वेबसाइट से जुड़े गए थे। बहराइच के मसूद अहमद की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि जातीय हिंसा की साजिश में भारत नेपाल सीमा पर PFI की क्या गतिविधि चल रही है। पुलिस के मुताबिक जामिया में LLB पढ़ाई करने वाला मसूद अहमद PFI का मास्टरमाइंड है। वो पिछले 2 साल से CFI से जुड़ा हुआ है। हाथरस कांड के बाद हिंसा की साजिश में जिस PFI का नाम सामने आ रहा है, उस पर पहले भी देश के कई इलाकों में दंगे भड़काने के आरोप लग चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक में हिंसक प्रदर्शन हुए। इस साल 23 फरवरी से 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की आग में जलती रही। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि दंगे के पीछे PFI का भी हाथ था। आरोप था कि PFI ने हिंसा के लिए फंड और सामान मुहैया कराया। ईडी ने PFI पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया। इस्लामी आतंकवादी संगठनों से सांठगांठ के आरोप लगे। जनवरी में CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस पूरे राज्य से PFI के 133 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी। CAA के विरोध में कर्नाटक के बेंगलुरु में भी हिंसा हुई। 19 दिसंबर 2019 को इस घटना में भी PFI का नाम आया। पुलिस ने संगठन के 21 लोगों को गिरफ्तार किया। असम में हिंसा के बाद पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चीफ अमीनुल हक और उसके प्रेस सचिव मुजीम हक को गिरफ्तार किया था। दोनों पर 11 दिसंबर के प्रदर्शन के दौरान राज्य सचिवालय जलाने की साजिश का आरोप था। अगर PFI इतनी ही खतरनाक है तो इसे सरकार बैन क्यों नहीं कर देती? अब बड़ा सवाल यही है कि अगर PFI इतना ही खतरनाक संगठन है तो इसे सरकार बैन क्यों नहीं कर देती? जिस संगठन पर बार बार हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हों, जिस पर आतंकी संगठनों से सांठगांठ के आरोप लग रहे हों, उस पर पाबंदी में सरकार हिचक क्यों रही है? फिर उठी PFI पर मांग करने की बात एक बार और उठी है। हाथरस कांड के बाद दंगे की साजिश में नाम आने के बाद एक बार फिर PFI पर बैन करने की मांग उठी है। लेकिन बीजेपी की विरोधी पार्टियां तो पाबंदी की बाकायदा चुनौती दे रही हैं और सरकार पर निशाना साध रही हैं। PFI का नाम पहली बार नहीं आया। इससे पहले भी दिल्ली दंगों में भी PFI का नाम आया। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। PFI को बैन करना चाहिए। मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद, सपा नेता अनुराग भदौरिया ने PFI को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, जब कोई संगठन यूपी में माहौल खराब कर रहा है तो क्यों नहीं उस पर बैन लगाया जा सकता? किसने रोका है सरकार को?
गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही केंद्र में पीएफआई पर बैन की मांग कर चुकी है। झारखंड सरकार ने 2019 में दोबारा इस पर पाबंदी लगाई। असम और कर्नाटक की सरकारें भी पाबंदी की तैयारी में है, लेकिन सब कुछ न सीधा और सरल नहीं दिखता। पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका हम बताते हैं आपको। वाकई इस समझ से परे है कि हिंसा और दंगा भड़काने के मामलों में बार बार नाम आने के बाद भी पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जाता। आखिर क्यों यूपी और केरल जैसे राज्यों की मांग के बावजूद केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगाने में नाकाम रही। 22 राज्यों में फैल चुका है पीएफआई। देश भर में हिंसा और दंगे का जिम्मेदार बताए जाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 14 साल पहले केरल में हुई थी। तब केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर इसे पीएफआई का नाम दिया गया था। अब ये करीब भारत के 22 राज्यों में फैल चुका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खुद को अल्पसंख्यकों का झंडा बरदार बताकर पीएफए उनकी सहानुभूति पाने में कामयाब रहा है। मध्य पूर्व के देशों से इसे भारी फंडिंग मिलने लगी है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक कट्टर इस्लामिक संगठन माना जाता है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पीएफआई पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सरकारी मशीनरी को बाधित करने में शामिल होने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले साल नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ यानी सीएए एक्ट के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शनों में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर पीएफआई पर पाबंदी लगाने की मांग से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में एंटी सीएए विरोध प्रदर्शन के वित्त पोषण में कथित भूमिका और यहां तक कि फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में जिसमें 53 लोग मारे गए थे तक में संगठन का नाम कई बार संवेदनशील मामलों के साजिशकर्ता और यहां तक कि फाइनेंसर के तौर पर सामने आया है। पीएफआई केरल स्थित एक मुस्लिम राजनीतिक संगठन है। अब आपको पीएफआई के बारे में बताते हैं क्या है, जिसके पूर्ववर्ती नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन 1993 में मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ कथित रूप से जिहाद के लिए किया गया था। नेशनल वुमेन फ्रंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कर्नाटक फोरम फॉर डेमोक्रेसी, मनीता नीति, परसाई गोवा में सिटीजन्स फोरम, दी एसोसिएशन ऑफ जस्टिस इन आंध्र प्रदेश जैसे कई संगठन पीएफआई के तहत ही आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि हथियार प्रशिक्षण की कक्षाएं चलाने के साथ भर्ती के लिए अपेक्षित कुर्बानी का महिमा मंडन करते हैं। उन्हें कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा झेली गई यातना के वीडियो दिखाए जाते हैं और संगठन और इस्लाम के नाम पर निष्ठा की शपथ लेने को कहा जाता है। 2009 में एनडीएफ की जगह लेने वाली एसडीपीआई एक राजनीतिक पार्टी है जिसे तमिलनाडु 2016, कर्नाटक 2013 और 18 और केरल 2016 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई सीट नहीं जीत पाई। एनआईए ने इसके खिलाफ कई बार छापे मारे और उस पर 2013 में नारात में हथियार प्रशिक्षण शिविर चलाने का आरोप लगाया, जहां से 21 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। केरल में पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसके 3 लाख समर्थक और 25,000 सदस्य हैं। अक्टूबर 2018 में बेंगलुरु में आरएसएस नेता रुद्रेश सहित कम से कम 30 हाई प्रोफाइल हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगने के बावजूद अब तक किसी भी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। आरोप ये भी लगे हैं कि इसके तार सिमी के अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन आईएसआईएस से भी जुड़े हुए हैं। एनआईए की एक रिपोर्ट में केरल के कन्नूर में आईएसआईएस के कैंप बनाए जाने, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के आरोप भी सामने आए थे। इसके अलावा राजनीतिक हत्याओं, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों में भी पीएफआई के नाम सामने आ चुके हैं। पीएफआई पर हत्या के 27, हत्या के प्रयास के 86 और सांप्रदायिक दंगे भड़काने से 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें बेंगलुरु के नेता आरएसएस नेता रुद्रेश प्रसाद की हत्या भी शामिल है। अब आपको यह बताना है कमेंट करके हमें कि पीएफआई को बैन होना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार।